हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रियांशु कुमार। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म का डेफिनेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उसका प्रिपरेशन में क्या क्या मतलब इन्वॉल्व होता है, क्या क्या चीज़ हम लोग जो सो प्रिपरेशन में लगाते हैं। ठीक है, क्या क्या यूज़ होता है प्रिपरेशन में। तो बेसिकली एक बार हम लोग ओवरव्यू देखते जाते हैं। सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म क्या होता है? ये वैसा डोजेस फॉर्म होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर जो है सो एक्सटर्नली या टॉपिकली यूज़ करते हैं, जिसको टॉपिकली डोजेस फॉर्म भी बोलते हैं, है कि नहीं। और क्या चीज़ है हमारा ये, किस किस ये में यूज होता है? थेरापेटिक यूज होता है ना। और क्यों? प्रोटेक्टिव यूज होता है और कॉस्मेटिक फंक्शंस में यूज होता है। ठीक है, किस किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट वगैरह हम लोग करते हैं? नेजली, स्किन, वेजाइनल और रेक्टल। ठीक है। और क्या है हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है कंसिस्टेंसी बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। दो फेज जो उसमें होता है उसमें कंसिस्टेंसी होती है उसकी। ये सारी चीज़ें हैं उसका इंट्रोडक्शन। और क्या है हमारा जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, आइडियल प्रॉपर्टीज। उसमें क्या क्या था? फिजिकल में उसका टेक्सचर, उसका स्मेल, अपीयरेंस। ठीक है, और ग्रीटी नहीं होना चाहिए, नॉन ग्रीसी होता है, तो ये सारी चीज़ें थी। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज था नॉन इरिटेटिंग, है ना, डू नॉट अल्टर मेम्ब्रेन या स्किन फंक्शन को वो अल्टर ना करे, है ना, ये सब चीज़ थी। और क्या है? एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज था कि वो इजीली जो है सो अप्लाई हो जाए, इजीली रिमूव हो जाए। अब मान लीजिए हम लोग किसी भी प्रिपरेशन को बना रहे हैं, अपने स्किन पे अप्लाई किए और वो इजीली जो है सो रिमूव नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दिक्कत है ना हमारे साथ, कपड़ा खराब हो जाएगा उससे, है कि नहीं। साधारण हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं। तो और क्या है उसका? हाई एक्वस वाशेबिलिटी होनी चाहिए हमारे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। और हम लोगों ने एडवांटेजेस देखा था लास्ट क्लास में। टॉपिकल होता है, एप्लीकेशन कन्वीनियंट है, लोकल एक्शन प्रोवाइड करता है, और क्या है? रेड्यूस सिस्टमिक साइड इफेक्ट। जो ज़्यादातर ड्रग्स जो होते हैं वो अगर हम लोग ओरली इंटेक करते हैं ना, तभी उनका साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। बट जब हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म की हम लोग बात करते हैं और टॉपिकली अप्लाई करते हैं तो उसका क्या है? साइड इफेक्ट कम हो जाता है। चलिए, कैन डिलीवर बोथ हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। ड्रग का दो नेचर होता है ना। हम लोग भी जानते हैं कि एक हाइड्रोफिलिक ड्रग होता है, एक लिपोफिलिक ड्रग होता है। हाइड्रोफिलिक मतलब वैसे ड्रग्स जो वाटर सॉल्यूबल होंगे, लिपोफिलिक मतलब जो लिपिड में सॉल्यूबल होंगे, है ना। तो वो दोनों तरह के ड्रग्स का, दोनों नेचर के ड्रग्स को जो है सो डिलीवर कर सकते हैं हम लोग इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। ठीक है, यही सब है। रिड्यूस साइड इफेक्ट कम होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को या हैप्टिक मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको अवॉइड करता है। लोकल एक्शन या साइड स्पेसिफिक एक्शन शो करता है। ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है। और सुटेबल डोजेस फॉर्म फॉर बीटर ड्रग्स के लिए सुटेबल है, और मोर स्टेबल देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। जो लिक्विड डोजेस फॉर्म हमारा है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा स्टेबल हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी हम लोगों ने देखा था कि मे बी कुछ केस में क्या होता है, स्किन इरिटेशन या एलर्जी हो जाती है लोगों को, है ना। और क्या है? पुअर पेशेंट एक्सेप्टेंस ड्यू टू स्टिकीनेस। अब मान लीजिए कभी कभी कुछ केस में क्या है कि जो हमारा ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स या जेल्स है ना, वो क्या होता है कि स्टिकीनेस उसमें हो जाता है, या ग्रीस जैसे नहीं हम लोग कभी अगर लग जाए तो कैसा वो चिपचिपा सा हो जाता है, इजिली रिमूव नहीं हो पाता है। तो उस सब चीज़ की वजह से वो थोड़ा सा जो है सो पेशेंट एक्सेप्टेंस उसका कम है। और क्या है? लिमिटेड सरफेस एप्लीकेशन ओनली, मतलब हम लोग जो है सो उसको सिर्फ सरफेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं, औरली या किसी तरह से इनटेक तो नहीं कर सकते हैं, तो वो भी एक उसका डिसएडवांटेज हो गया। टैबलेट कैप्सूल्स के कंपेयर में उसका एक्यूरेसी डिफिकल्ट है। और क्या है? द बेसेस यूज्ड आर सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड। जो भी हम लोग बेसेस अभी पढ़ेंगे ना, उसको बनाने में क्या क्या लगता है, तो जो भी बेसेस हम लोग यूज़ करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, वो क्या होता है कि आफ्टर सब टाइम वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है ना। तो वो उसके वजह से वो कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज है। स्टेनिंग होता है, मतलब डिसकलर्ड हो जाएगा वो, है ना। बल्कि टू हैंडल, मतलब हैंडल करने में थोड़ा सा बल्कि होता है, मतलब ये सब चीज़ें हैं उसके डिसएडवांटेजेस हम लोग ने देखा था। आज हम लोग का मेनली टॉपिक है जो आज हम लोग देखने वाले हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होता है वो आज हम लोग फर्स्टली देखेंगे। ठीक है, तो क्या देखना है हम लोग को? इंग्रेडिएंट्स यूज्ड, मतलब किस चीज़ में? सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को बनाने में। ठीक है, कौन कौन सा होगा? फर्स्ट हमारा बेसिस। मैंने अभी भी आपको बताया था कि बेसिस की वजह से भी उसकी कभी कभी क्या है, स्टेबिलिटी जो है सो अल्टर हो जाता है ना।
और क्या बेसिस, प्रिजर्वेटिव, ह्यूमेक्टेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफायर्स, गिलिंग एजेंट्स और परमिएशन इन्हांसर और बफर्स। ठीक है, ये सब जो है सो मेनली इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम लोग सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म प्रिपरेशन बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? बेसिस। बेसिस मतलब क्या? आप नाम से ही लग रहा है कि वो किसी भी चीज का बेस होता है कि नहीं? लोग बोलते हैं ना इस बच्चे का बेस कमजोर है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। तो जो हमारा सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म बनाने का जो बेस होगा वो क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म। मतलब जो बेस है ना वो क्या है? हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि बिना बेस के हम लोग जो है प्रिपरेशन बना ही नहीं सकते हैं, है कि नहीं? तो वो क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है हमारा इसके फॉर्मुलेशन के लिए, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और क्या है हमारा? ऑइंटमेंट्स बेसेस डू नॉट मेरली एक्ट एज द कैरियर्स ऑफ मेडिकामेंट्स बट दे आल्सो कंट्रोल द extent of absorption of medicaments incorporated in them। मतलब जो बेसिस जो होते हैं ना वो सिर्फ जो है सो बनाने के लिए यूज नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब वो एक मेडिकामेंट के कैरियर के रूप में सिर्फ यूज नहीं होते, बट जो साथ में क्या है, जो हमारे बेसिस होते हैं ना उसका और काम क्या होता है? एक तो वो डिलीवर करेगा दवाई को, जो मेडिकामेंट है हमारा जो एपीआई है उसके लिए क्या व्हीकल का काम करेगा, है ना? बट उसके साथ साथ क्या है कि मेडिकामेंट के एब्जॉर्प्शन को भी जो है ना एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ाता है कि उसका एब्जॉर्प्शन कैसे अच्छे से हो सके। ठीक है, उस चीज को भी जो है सो इनहेंस करने का या एक्सटेंड करने का काम क्या किस पे डिपेंड करता है? बेस के ऊपर, उस पर्टिकुलर सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म के बेस के ऊपर। ठीक है, ये चीज समझ के बेस क्या होता है हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। मतलब जो बेस हम लोग यूज करेंगे ना उसका प्रॉपर्टीज कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होना चाहिए? शुड बी इनर्ट होना चाहिए, मतलब वो केमिकली एक्टिव नहीं होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा कि जिस भी एपीआई के साथ हम लोग उसको कंबाइन करेंगे, जिस बेस को यूज करेंगे, मे भी हो सकता है कि वो उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और ही फॉर्म कर ले, हो सकता है ना। तो जो बेसिस हम लोग वैसे बेसिस यूज करेंगे जो खुद जो है सो इनर्ट होगा। ठीक है, और क्या होगा? नॉन इरिटेटिंग, वो इरिटेशन कॉज ना करे, और क्या? एंड नॉन सैनिटाइजिंग। ठीक है, सेंसिटाइजिंग, और क्या? कंपेटेबल विथ स्किन पीएच एंड द ड्रग। मतलब वैसे बेसिस हम लोग यूज करेंगे ना जो हमारे स्किन के पीएच के साथ कंपेटेबल होगा, और साथ ही साथ जो हमारा ड्रग है ना, अगर मान लीजिए ड्रग एसिडिक होगा, ठीक है, तो हम वैसे बेसिस को यूज करेंगे जो हमारा एसिडिक ड्रग के साथ जो है सो कंपेटेबल होगा, उसके साथ जो है सो कभी भी टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करे हमारे ये में जाके। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद या लाइक टॉपिकली जब हम लोग उसको ये करते हैं तो रिसेप्टर पे जाने के बाद वो कोई भी टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। तो वो चीज़ जो हमारा बेस है ना वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? कंपेटेबल स्किन के पीएच से, और जो है सो हमारा क्या है? ड्रग के नेचर के ऊपर। अब ड्रग का नेचर भी उसमें क्या, मान लीजिए अगर हम कोई ऑइंटमेंट बना रहे हैं या मान लीजिए इमल्सन बना रहे हैं, तो उसमें भी क्या है? अब वो चीज़ देखेंगे ना कि उस ड्रग का नेचर कैसा है, मान लीजिए, या उसको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सब चीज़ों पे जो है सो ये हमारा बेस वेरी करेगा। ठीक है, ये साधारण सी बात है। और क्या है हमारा? गुड सॉल्वेंट एंड और इमल्सिफाइंग एजेंट, मतलब वो एक अच्छा सॉल्वेंट होना चाहिए। अब मान लीजिए उसके अंदर हम किसी ड्रग को मिक्स करेंगे तो वो अच्छा सॉल्वेंट नहीं होगा, तो वो उसको अपने अंदर अच्छे से घोल नहीं सकता है कि नहीं? तो वो चीज़, वो एक अच्छा सॉल्वेंट होना चाहिए, और इमल्सिफाइंग एजेंट अच्छा होना चाहिए। और क्या है? इमोल्यूएंट्स और प्रोटेक्टिव, नॉन ग्रीसी होना चाहिए। प्रोटेक्टिव होना चाहिए मतलब अच्छे से जो है सो स्टेबल रख सके उस डोजेज फॉर्म को या उस एपीआई को। इजली रिमूवेबल, मतलब अब मान लीजिए जब हम लोग प्रिपरेशन बना रहे हैं उस टाइम पे बेस में एपीआई को मिक्स किए, है ना? जब बाद में हम लोग उस मेडिकामेंट को या उस ड्रग को अपने साइट ऑफ एक्शन, जहाँ पे हमको एक्शन चाहिए वहाँ पे अप्लाई करेंगे ना। अब बाद में अगर हमारा एपीआई उस बेस से रिमूव होके रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा तो उसका क्या काम है कि नहीं? तो ईजिली जो है सो वो रिमूवेबल भी होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि जैसे हम लोग अप्लाई कर लिए तो जो मेडिकामेंट है, जो एक्चुअल एपीआई जो हमारा है
वो जाके रिसेप्टर से बाइंड हुआ, अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो किया और इजिली जो है सो वहां से वो रिमूव हो जाए, ठीक है। और क्या है, रिलीज मेडिकामेंट रेडली एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। सेम वही बात है, मैंने अभी आपको बताया कि वो जो सो ड्रग को, एपीआई को रिलीज कर सके वो साइट ऑफ एक्शन पे, ठीक है। और क्या है, फार्मास्यूटिकली एलिगेंट एंड पोसेसेस गुड स्टेबिलिटी, मतलब जो ड्रग है, जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हम लोग बना रहे हैं ना, उसको वो एक अच्छा स्टेबिलिटी जो है सो दे सके, ठीक है, अच्छे से स्टेबल रख सके। ये उसका क्या हो गया, आइडियल प्रॉपर्टीज हो गया, किसका, बेस का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। बेस को हम लोग कितना ये में क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑइंटमेंट्स बेसिस आर क्लासिफाइड बाय यूएसपी। यूएसपी मीन्स क्या, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है। कितने पार्ट में, इनटू 4 जनरल ग्रुप्स। मतलब जो ऑइंटमेंट बेसिस जो होते हैं, ऑइंटमेंट बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू यूएसपी वो 4 जनरल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, हाइड्रोकार्बन बेसिस और एब्जॉर्प्शन बेसिस, वाटर रिमूवल बेसिस और वाटर सोल्यूबल बेसिस, ठीक है। ये मेनली 4 क्लासिफाइड किए गए हैं इसके द्वारा, यूएसपी के द्वारा, बेस का, ठीक है। और क्या है, सेम वही चीजें, एग्जाम्पल भी हो गया, जैसे हाइड्रोकार्बन बेसिस है, ऑयलिजीनियस बेस हो गया, पेट्रोलेटम हो गया, पैराफिन हो गया, लेनोलाइन हो गया। एब्जॉर्प्शन बेसिस में कोल्ड क्रीम, एनहाइड्रस, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और वाटर रिमूवल बेसिस में ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, वो सब है ना। वो वाटर सोल्यूबल बेसिस में पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल है। अब नेक्स्ट हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है मेन, पहला तो क्या था, बेस, और दूसरा क्या है, एंटी ऑक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा मेनली हमको फोकस करना है ये बेस के ऊपर, कि वो हमारे प्रिपरेशन का क्या है, मेन वो बेस है ना। और उसके बाद क्या, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव एटम दैट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ पोटेंशियली डैमेजिंग मॉलिक्यूल्स कॉमनली कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में वैसे मॉलिक्यूल्स या वैसे आयंस जिनके पास मिनिमम जो है सो ना एक मतलब एक उसका ये जो होता है ना, कैसे बोलूँ मैं उसको, उनका जो उसके पास फ्री स्पेस होता है, ठीक है। मतलब तो फ्री स्पेस है ना, तो उसके साथ क्या होता है कि वो जब हमारे ये पे अटैक करेगा ना, तो वहाँ से क्या है कि उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स होके वो हमारे प्रोडक्ट को स्टेबिलिटी जो सो उसको अल्टर करेगा, ठीक है, उसको कम करेगा, अनस्टेबल बना देगा। तो फ्री रेडिकल्स मेनली वही होते हैं जिनके पास खाली स्थान होता है उनके ये में, केमिकली कन्फिग्रेशन वगैरह जब आप देखोगे ना उसका, तो उसमें है कि उनके पास फ्री स्थान होता है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो और क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना वो हाईली रिएक्टिव एटम होता है, ठीक है। और क्या है, जो फ्री रेडिकल्स आर कैपेबल ऑफ अटैकिंग द हेल्थी सेल्स ऑफ बॉडी causing them to lose their structure and function। अब मान लीजिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, वो कैपेबल होते हैं अटैक करने पे हेल्दी सेल, बॉडी के हेल्दी सेल के ऊपर अटैक करते हैं वो। और उसके बाद क्या होता है कि वो वहां जाके क्या कॉज करते हैं, लॉसेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो सेल का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है उसको लॉस करवा देते हैं, ठीक है। और टू प्रिवेंट दिस, मतलब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो है सो हम लोग उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट में क्या क्या हम लोग एग्जांपल है, ब्यूटालाइड हाइड्रोक्सी एनिजोल और ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, ठीक है। ये दो मेन एग्जांपल हैं हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स के। और क्या है हमारा थर्ड, हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट्स था वो क्या था, परमिएशन इन्हेंसर। परमिएशन इन्हेंसर नाम सुन के क्या लग रहा है कि मान लीजिए जब हम लोग कोई भी टॉपिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं तो उसको हम लोग स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो स्किन में जो परमिएबल मेम्ब्रेन जो होता है उसको क्रॉस करने के लिए उसमें हम एक इन्हेंसर मिलाएंगे उस डोजेस फॉर्म में, ताकि वो अच्छे से जो है सो मेम्ब्रेन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो सके। समझ रहे इस चीज़ को आप।
तो वही क्या है हमारा परमिएशन इन्हेंसर, वो है जो उस ड्रग के एबिलिटी को या उस डोजेस फॉर्म के एबिलिटी को इन्हेंस करता है कि ताकि वो इजीली जो है सो परमिएबल हो सके, वो मतलब जो हमारा मेम्ब्रेन है ना उस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सके। ठीक है। स्किन कैन एक्ट एज अ बैरियर, स्किन तो बैरियर के रूप में ही काम करता है ना, स्किन के अंदर कभी भी स्किन कुछ भी बाहरी प्रोडक्ट को अंदर जाने नहीं देता है, तो वो भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस पेनिट्रेशन इन्हेंसर, पेनिट्रेशन ऑफ द ड्रग थ्रू द स्किन कैन बी इम्प्रूव्ड। अब मान लीजिए बहुत सारे जो पेनिट्रेशन इन्हेंसर हैं उसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि उस ड्रग में पेनिट्रेशन इन्हेंसर को मिला के हम लोग क्या करेंगे कि उस ड्रग के पेनिट्रेशन को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ठीक है। इम्प्रूव करने के बाद क्या होगा कि वो इजीली जो है सो पेनिट्रेट हो जाएगा या स्किन के अंदर जो है सो परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज? मान लीजिए ये हमारा स्किन है, ठीक है। अब स्किन के पास छोटा छोटा सा छेद होता है ना, उसमें से स्किन जो है सो हर चीज को तो अंदर जाने के लिए अप्लाई ये नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है ना। तो उसको अलाउ करने के लिए मान लीजिए हमने इसके ऊपर जो है सो जेल या ऑइंटमेंट्स लगाया, ठीक है। तो उस ऑइंटमेंट्स में हम लोग कुछ परमिएशन इन्हेंसर डाल देते हैं जो उसके एबिलिटी को इन्हेंस करता है कि ताकि आप इधर से जो है सो स्किन के अंदर आप इजिली जो है सो जा सके। समझ गए ये चीज क्या होता है परमिएशन इन्हेंसर? ठीक है। अब उसका एग्जाम्पल क्या होता है हमारा ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड जो है सो हमारा परमिएशन इन्हेंसर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इमल्सिफायर। इमल्सिफायर बोलिए या इमल्सिफाइंग एजेंट बोलिए। ठीक है, मैंने इमल्सन के टाइम पे भी बताया था ना इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है। तो वो ये क्या है, एन इमल्सिफायर या इमलिएंट भी बोलते हैं उसको, इज अ सब्सटेंस दैट स्टेबलाइज एन इमल्सन बाय इंक्रीजिंग इट्स काइनेटिक स्टेबिलिटी। मतलब जो इमल्सिफायर होता है या इमलिएंट भी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है या मतलब इसको स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, किसको? किसी भी इमल्सन को कैसे इनहेंस करता है? तो बाय द इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी, उसके काइनेटिक स्टेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए उस होल प्रोडक्ट के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है या इंक्रीज कर देता है। समझ गए ये चीज? और क्या है, मोस्ट रिड्यूस सरफेस टेंशन फॉर द प्रॉपर इमल्सिफिकेशन। मतलब जो हमारा इसमें इमल्सिफायर का काम क्या होता है कि वो मतलब सरफेस टेंशन को जो है ना रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से जो है सो वो मतलब अच्छे से जो है सो पेनिट्रेट हो सकता है या लाइक वो अच्छे से स्टेबल हो सकता है। और क्या है हमारा, प्रिवेंट्स कोलेसेंस। कोलेसेंस मैंने पढ़ाया था ना आप लोग को कि मतलब जो है सो उसको कोलेसेंस बना, वो गुच्छा गुच्छा टाइप का जो वो बताया था ना मैंने, वो बनाने से जो है सो उसको प्रिवेंट करेगा। ठीक है, एबिलिटी टू इंक्रीज द विस्कोसिटी एट लो कंसंट्रेशन। और इसमें एबिलिटी होता है कि विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का, कम कंसंट्रेशन में अगर उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज करना होगा ना, तो हम लोग ये जो इमल्सिफायर जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो उसके विस्कोसिटी को इंक्रीज करने का काम करता है। इससे इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन कौन से हमारा, सोडियम लोराइल सल्फेट और सोडियम सेट्रेट, कैल्शियम सेट्रेट और ग्लिसराइन मोनोस्ट्रेट। ठीक है, ये सब हमारे जो है सो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा गीलिंग एजेंट। ठीक है, गीलिंग एजेंट क्या होता है हमारा? अ गीलिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस ऑफन अ पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन। मतलब जो हमारा गीलिंग एजेंट होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा या तो वो पॉलीसेकेराइड होता है या प्रोटीन होता है। ठीक है, दैट फॉर्म्स अ सॉलिड जेल-like structure when dispersed in liquid by creating a 3-dimensional network। मान लीजिए उसमें 3-dimensional network समझ रहे हैं, उसमें 3 डायमेंशन में वो बनाता है, एक नेटवर्क फॉर्म करता है। किसके क्यों करता है? क्योंकि जब हम लोग उसको जो है सो क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड करेंगे, मतलब सॉल्वेंट में हम लोग जब उसको मिलाएंगे
तो वो क्या करेगा कि उस लिक्विड में मिलने के बाद वो क्रिएट कर लेगा अपना एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना लेगा, बिल्कुल फैल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, गीलिंग एजेंट। ये इसका भी मेन रोल होता है उसको स्टेबल रखने में, कि अच्छे से ड्रग को जो है सो पूरे होल पार्ट में फैला के रखेगा, 3D स्ट्रक्चर बना लेता है और वो उसको फैला के रखता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमेक्टेंट्स। ह्यूमेक्टेंट्स क्या होता है? अ ह्यूमेक्टेंट इज हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड टू, ह्यूमेक्टेंट्स जो होता है ना वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है। वो यूज क्यों करते हैं हम लोग? इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मान लीजिए जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें उस ड्रग में यूज किया है ना, उसके सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग ह्यूमेक्टेंट बनाते हैं। अब मान लीजिए जो एपीआई हम लोग जिस डिस्पर्जन मीडियम में जो हमने डिस्पर्स्ड फेज को जो मिलाया है, जो एपीआई को हमने उस बेस में मिलाया है, उस बेस के सॉल्युबिलिटी उस एपीआई के सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करता है कि वो अच्छे से उसमें सॉल्यूबल हो सके। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है ह्यूमेक्टेंट्स का यूज करते हैं टू इवेल्युएट इट्स स्किन पेनिट्रेशन। और क्या है कि ह्यूमेक्टेंट्स का यूज इसलिए भी करते हैं कि वो इवेल्युएट करता है, पता लगाता है कि वो जो हमारा डोजेस फॉर्म जो ड्रग बना है उसकी क्या एबिलिटी है स्किन पेनिट्रेशन की, वो कितना स्किन के अंदर जो है पेनिट्रेट हो रहा है। इस चीज को इवेल्युएट करने में भी मदद करता है हमारा क्या, ह्यूमेक्टेंट्स। ठीक है, और क्या है, इवेल्युएट द हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, मतलब स्किन में हाइड्रेशन कितना है उसमें, मतलब वाटर कंटेंट कितना है, इस चीज को भी इवेल्युएट करने में हमारा ह्यूमेक्टेंट मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंग्रेडिएंट्स बफर। बफर तो आप लोग जानते हैं कि ये हर प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई सा भी प्रिपरेशन बनाया और आफ्टर सम टाइम अगर वो उसका पीएच में चेंज हो जाए, है ना, अगर मान लीजिए वो एसिडिक था तो बेसिक हो जाए, बेसिक था तो एसिडिक हो जाए, या न्यूट्रल था तो वो एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो उस चीज़ की वजह से क्या होगा कि उस प्रोडक्ट का पूरा नेचर चेंज हो जाएगा, उसका का पूरा जो वो केमिकली जो स्टेबल था वो अनस्टेबल हो जाएगा, हो सकता है ना। तो इसलिए क्या, बफर जो है सो मेन इंपॉर्टेंट। बफर कितना, 2 टाइप का होता है, ये हम लोग को सबको पता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चलिए, तो बफर्स आर एडेड फॉर वेरियस पर्पस सच एज, मतलब बफर्स जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत सारे पर्पस में यूज करते हैं। कौन कौन सा? कंपेटेबिलिटी विथ स्किन, स्किन के साथ कंपेटेबल बनाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था ना आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के टाइम पे, कि जो उसका जो पीएच होगा स्किन का, और साथ ही साथ क्या बताया था, हाँ, कि लाइक जो हमारा स्किन का जो पीएच है ना उसके साथ कंपेटेबल होना चाहिए। तो उसके साथ कंपेटेबल बनाने के लिए हम लोग जो है सो सॉल्यूशन में बफर को मिलाते हैं। ठीक है, और क्या है हमारा, ड्रग सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करने के लिए और ड्रग के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बफर हम लोग यूज करते हैं। और क्या है, इन्फ्लुएंस आयोनाइजेशन ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के आयोनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए या मतलब बढ़ाने के लिए भी जो हम लोग बफर का यूज करते हैं। स्किन ड्यू टू इट्स वीक एसिडिक नेचर टॉलरेट्स वीक एसिडिक प्रिपरेशंस, मतलब जो हमारा स्किन है ना वो वीक एसिडिक नेचर का है। ठीक है, स्किन जो हमारा है वो क्या है, वीक एसिडिक नेचर का है। तो उसके वजह से जो हमारा स्किन है ना वो किसके साथ टॉलरेट करता है या किसको अच्छे से पेनिट्रेट कर पाता है, जो वीक एसिडिक प्रिपरेशंस होगा। ठीक है, ये चीज समझ गया ना। तो इस चीज को जो हमारा प्रिपरेशन है उसको कैसा हम लोग बनाते हैं, वीक एसिडिक प्रिपरेशन के रूप में बनाते हैं। ठीक है, और क्या है, एग्जाम्पल हमारा बफर्स का सोडियम एसिटेट, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम, कुछ और भी होगा, बट ये दोनों अपने को याद रखना, सोडियम एसिटेट और सोडियम सिट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हम लोग जानते हैं कि प्रिजर्वेटिव्स क्यों यूज होता है, सेम वही, हाँ, जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, जितने भी प्रिपरेशंस होते हैं उसको अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए यूजेबल बनाए रखने के लिए हम लोग जो है उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं या ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है कि वो उसको केमिकली जो है सो स्टेबल रखे, है ना, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के वजह से, लाइक टेम्परेचर बढ़ गया या उसमें कोई कंटामिनेशन हो गया, तो उस चीज़ को कंटामिनेशन या उसके मतलब मैक्रोबियल ग्रोथ से बचाने के लिए जो है सो हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव
यूज करते हैं। समझ गया ना? प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स आर द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड टू इम्प्रूव और एम्पलीफाई सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग। मतलब जो प्रिजर्वेटिव है ना, वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है तो क्यों यूज किया जाता है? इम्प्रूव करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए, और एम्पलीफाई करने, एम्पलीफाई क्या? सेल्फ लाइफ को एम्पलीफाई करने, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, है ना? हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव। बाय डिक्रीजिंग और लोअरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मतलब अगर हमको किसी भी ड्रग प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ बढ़ाना होगा, ठीक है, या उसको जो लॉन्ग टाइम तक के लिए हमको यूज करना होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करना होगा, तो हमको क्या, किस चीज पे ध्यान देना होगा? कि उसमें ऑक्सीडेशन ना हो। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो कहीं नहीं, तभी तो हम लोग उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह यूज करते हैं। तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स करते हैं। और क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स। मतलब जो भी उस फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिक्स है या जो एक्सिपिएंट्स यूज्ड है, उसको क्या करते हैं हम लोग? उसमें जो सो कंटामिनेशन ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग उसमें प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। बाय रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, मतलब बाय रिड्यूसिंग माइक्रोबियल प्रोडक्शन, उसमें माइक्रोबियल प्रोडक्शन कम हो, ऐसा ये करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, और उसका क्लासिफिकेशंस क्या है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।